हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिंदी विद अंजू सर में। जैसे कि भाषा के पार्ट में हमने देखा था कि हम भाषा के पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं आज, जिसमें हमारा दो ही टॉपिक बचे हैं, एक द्विभाषा नीति और एक त्रिभाषा सूत्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इससे क्वेश्चन आपका बनने की संभावना रहती है। आपसे पूछा जा सकता है कि द्विभाषा नीति क्या है, आपसे पूछा जा सकता है त्रिभाषा सूत्र क्या है। तो ये दो क्वेश्चंस और बनते हैं जिसमें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। तो आई होप, मुझे आपको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा भाषा का पार्ट जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है, आप सभी को ये सारे वीडियोस देख लेना है, जिसका हम बहुत ही जल्दी आपको एक टेस्ट देने वाले हैं। जिस टेस्ट में आपको प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों को आपको लिखना होगा। उन प्रश्नों को लिखने के बाद उनके आपको मॉडल आंसर भी आपको सेंड किए जाएंगे। तो ये हमारा मेथड रहेगा। और जैसे ही आज हमारा भाषा का टॉपिक कंप्लीट होता है, तो इसके बाद हम देवनागरी लिपि का भी स्टार्ट कर देंगे। और एक और दोस्तों मैं सूचना दे रहा हूं आपको कि अब हम बहुत ही जल्दी एक और नया स्टेप लेके आ रहे हैं कि जो हमारे विगत वर्ष में प्रश्न आए हुए हैं, तो मैं उनके मॉडल आंसर्स निकाल के या मॉडल आंसर्स की वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जिससे आपके जितने भी अभी तक एग्जाम में प्रश्न आए हैं 3 मार्कर्स, तो वो भी आपके इस तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। और साथ में हम मॉडल आंसर भी सीख जाएंगे। ये दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो ये भी हम बहुत ही जल्दी इस सीरीज में स्टार्ट कर देंगे। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हमारा अब देवनागरी लिपि पे रहेगा। चलिए, तो आज हम लेके चलते हैं आपको, इस समय को जाया नहीं करते हैं बल्कि स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देखेंगे आप द्विभाषा नीति को। द्विभाषा नीति क्या है दोस्तों? एक सिंपल सा पार्ट है, एक छोटी सी समझना है आपको मैंने बताया था कि हमारे भारत में चल क्या रहा है कि यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। अर्थात दो भाषाएं हैं, एक हिंदी है एक अंग्रेजी है। अब डिस्प्यूट क्या था आपको बहुत अच्छे से भलीभांति परिचित हो गए होंगे जो आपने लास्ट वीडियोज देखे हुए हैं। यदि नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट में और देख लीजिए। अर्थात आप देख पाएंगे कि वहां पे हिंदी और अंग्रेजी में क्या डिस्प्यूट था। तो मैंने आपको बताया था फिर से कि 1950 में बात हुई थी कि जब तक कोई एक भाषा अपना पूरा अस्तित्व स्वीकार या कहा जाए हिंदी भाषी राज्य और अहिंदी भाषी राज्य, जब तक किसी एक भाषा की स्वीकृति प्रदान नहीं कर देते, तब तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों को साथ में रखा जाएगा, अर्थात राजभाषा के साथ। तो इन 1967 अधिनियम जब आता है तब उसमें आपको एक कंटिन्यू 1965 तक ये बात कही गई कि जब तक कोई एक भाषा अपना पूर्ण महत्व प्रदान नहीं कर लेती तब तक उसे एकमात्र राजभाषा स्वीकारेंगे नहीं। लेकिन 1965 के बाद जब 1967 में एक अधिनियम अर्थात 1963 का संशोधित अधिनियम 1967 आया, तो यहाँ पे बात की गई थी, आपको याद होगा कि यहाँ पे बात हुई थी कि विधानमंडलों वाली। तो यहाँ पे एक बात निकल के आई थी कि यदि यहाँ पर भाषाएं दोनों रहेंगी लेकिन एक होगी प्रधान तो एक होगी सह राजभाषा। प्रधान हिंदी होगी तो अंग्रेजी सह राजभाषा, यदि अंग्रेजी प्रधान होगी तो हिंदी सह राजभाषा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एक ही समय में दो भाषाओं का संचालन राजभाषा के तौर पर किया जाएगा। अर्थात जब एक ही समय में दो भाषाओं में कार्यों का संचालन हो रहा है, अर्थात हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम से राजभाषा को संचालित किया जा रहा है, तो इस नीति को, इस नियम को, इस पद्धति को द्विभाषा नीति कहा गया है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। अर्थात एक समय में दो भाषाएं अर्थात हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी को हम प्रधान राजभाषा कह रहे हैं और अंग्रेजी को सह। लेकिन जब अंग्रेजी को हम प्रधान कहेंगे तो हिंदी को हम सह राजभाषा कह देंगे। तो यहाँ पे आप कहते हैं एक साथ दो भाषाएं यदि प्रचलन में होती हैं अर्थात राजभाषा के तौर पर प्रयुक्त होती हैं, तो उसे हम द्विभाषा नीति के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि द्विभाषा नीति वह नीति है जिसमें हिंदी और अंग्रेजी अर्थात हिंदी प्रधान और अंग्रेजी सह राजभाषा अर्थात एक समय में एक साथ दो भाषाएं जो प्रचलित होती हैं, तो उसे आप द्विभाषा नीति के अंतर्गत रखते हैं। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्टेप पे सेकंड स्टेप है हमारा त्रिभाषा सूत्र। क्या है त्रिभाषा सूत्र? तो एक पहली बात तो ये समझ लीजिए, त्रिभाषा सूत्र जब आप कहते हैं, ये 1968 में जब एक और संकल्प आता है तो संकल्प में त्रिभाषा सूत्र निकल के आता है। त्रिभाषा सूत्र क्या है, थोड़ा सा आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि ये 3 मार्कर्स में आपसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये 3 मार्कर्स में आपसे त्रिभाषा सूत्र पूछा जा सकता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो आपका उद्देश्य क्या था? एकता की भावना संचालन हेतु, अर्थात
समस्त भारत में अर्थात अखंड भारत के लिए एक त्रिभाषा सूत्र बनाया गया है। त्रिभाषा सूत्र क्या कहता है? त्रिभाषा सूत्र कहता है कि एक समय में 3 भाषाएं संचालित होंगी। अब अर्थात एक समय में 3 भाषाओं को संचालित किया जाएगा। कैसे? जब हिंदी भाषी राज्य में आप कहेंगे, हिंदी भाषी का मतलब है जहां पे हिंदी प्रचलन में है या हिंदी समर्थन में है, तो वहां पे कौन कौन सी भाषाएं एक समय में रहेंगी? तो आप कहेंगे हिंदी, अंग्रेजी और दक्षिण भारत की किसी एक भाषा यहाँ पे प्रचलित होगी। तो आप कहते हैं यहाँ पर हिंदी भाषी राज्य में भी 3 भाषाएं एक साथ कार्य करेंगी। लेकिन जब हिंदी भाषी राज्य में जाओगे अर्थात जहाँ पे अंग्रेजी का समर्थन था, तो वहां पे आप कहेंगे यहाँ पे कौन कौन सी रहेंगी? अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और साथ में प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा अर्थात ये आप कहते हैं कि 3 भाषाएं एक साथ एक समय में संचालित होती हैं, तो इसे कहते हैं त्रिभाषा सूत्र। अर्थात जिसका उद्देश्य होता है एकता की भावना का संचालन, यानी समस्त भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए ये सारी बातें चली गई हैं, ये सारी बातें हुई हैं, तो इसे आप त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत रखते हैं। त्रिभाषा सूत्र कहता है अर्थात 3 भाषाओं को एक साथ बांधा गया है। जबकि आप कहते हैं हमारा भारत हिंदी भाषी और हिंदी भाषी दोनों राज्यों में विखंडित था। अर्थात जो कुछ ऐसे राज्य थे जो हिंदी भाषा का समर्थन कर रहे थे और कुछ ऐसे राज्य थे जो अंग्रेजी भाषा का समर्थन कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों पर बाध्यताएं लागू हुई। अर्थात हिंदी भाषी राज्य को भी हिंदी, अंग्रेजी और साथ में दक्षिण भारत की किसी एक भाषा में क्या करना पड़ेगा? अपना कार्य करना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर प्राथमिक शिक्षा की बात आती है कि प्राथमिक शिक्षा के लिए ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवानी होंगी। उसी प्रकार अहिंदी भाषी के लिए अर्थात अंग्रेजी, हिंदी और साथ में प्रादेशिक भाषा को आपको क्या करना पड़ेगा? नॉमिनेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप कहते हैं एक साथ 3 भाषाओं का संचालन, जैसे त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। और द्विभाषा नीति आप क्या कहते हैं? जहाँ पे 2 भाषाएं। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमारा भाषा का पार्ट कंप्लीट हुआ। जो इंपॉर्टेंट पार्ट था मैंने कंप्लीट करवा दिया है। अब हम लेके चलेंगे आपको देवनागरी लिपि पे। तो कल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देवनागरी लिपि का उद्भव। और दोस्तों मैं आज फिर से आपसे बोल रहा हूँ, प्लीज सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, बिकॉज आपका यही सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रोत्साहन होगा। यही सहयोग मुझे बहुत बहुत प्रोत्साहित करता है। एक्चुअल में आप मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मैसेज डालिए मुझे, आपको उसका वीडियोस बना के मैं प्रोवाइड भी करवा दूंगा। आगे चल के एक और मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ, जो हमारे विगत वर्ष में जितने भी प्रश्न आए हैं तो मैं उनके वीडियोस बना के आपको प्रोवाइड करूंगा और बाकायदा उनमें डेट भी मेंशन रहेगी। तो इस तरीके से हम और भी कुछ नया इन्वेंट करेंगे इसमें, तो आपके इस तरीके से संपूर्ण कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद जब हमारी भाषा कंप्लीट होगी तो भाषा के जो हमारा आज भाषा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसका बहुत ही जल्दी हम टेस्ट लेने वाले हैं। इसलिए आप समस्त वीडियोस के नोट्स बना के रखें, तैयार करके रखें, क्योंकि हमारा जो टेस्ट होगा वही आपका कहीं ना कहीं आपकी मेहनत होगी। तो मुझे भी पता चलना चाहिए कि आपने मेहनत की है। ओके, तो इस तरीके से हमारी कंटिन्यू ये सीरीज चलती रहेगी। और रही बात कुछ वीडियो छोटे हो रहे हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसी ही व्यवस्थाएं पूरी होती हैं तो एज इट इज क्लास हमारी स्टार्ट हो जाएगी। अर्थात पूरा बोर्ड बाकायदा सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट मुझे नहीं मिल पा रहे हैं अभी। यहाँ पे मैंने जो भी मुझसे कोशिश हो रही है मैं उतना कर रहा हूँ, बट जैसे ही मुझे वो चीज़ें मिल जाती हैं तो और भी बड़ा लेक्चर्स विद क्वालिटी के साथ, विजुअलिटी के साथ प्रोवाइड हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।